एवरीवन, सभी का वेलकम है वाई योर इंग्लिश ट्यूटर पे। 7 सितंबर की क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे। द हिंदू के सेकंड एडिटोरियल के साथ पेटुलेंट इंटिमिडेशन इसका टाइटल है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग आर्टिकल है, निराशाजनक आर्टिकल है। इस आर्टिकल में आपको ये बताया गया कि सरकार ने देश के सभी बड़े जर्नलिस्ट, सभी बड़े एडिटर्स के खिलाफ एफआईआर कर दी और उनको जेल में डालने की मांग कर रही है, क्योंकि इन सभी जर्नलिस्ट ने मणिपुर के मुद्दे पे एक स्टिंग ऑपरेशन करके लोगों के सामने सच रखने की कोशिश की। तो इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में आपको इस आर्टिकल में बताया जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कुछ क्विज के क्वेश्चन हैं आपके सामने। मन से क्लास को लेना है और हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन है, बीच में ग्रामर है, बीच में वोकैब है और लास्ट में मिलेगी ग्रामर। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाएंगे आपको एज यूजुअल। आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है जी पेटुलेंट इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन क्या होता है? देखिए, ये वर्ड बना है टिमिड से। टिमिड का मतलब होता है अफरेड या भयभीत, डरपोक। इंटिमिडेट बनी है वर्ब इस टिमिड नाम के एडजेक्टिव से। इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी को डराना। इंटिमिडेशन का मतलब होता है डराने की या कोर्स करने की या थ्रेटन करने की आपकी क्वालिटी। किसी को डराने के काम को बोलते हैं इंटिमिडेशन। वर्ब होगी इंटिमिडेट, डराने का काम हो गया इंटिमिडेशन। पेटुलेंट भी आपके लिए नया वर्ड है, बहुत दिनों बाद आया है। पेटुलेंट का मतलब होता है जी खिजाऊ, बहुत जल्दी खींच जाने वाला, मूडी या टैची। कह रहा है जी सरकार की तरफ से पेटुलेंट सा इंटिमिडेशन दिखाई हमें दिया है। सरकार ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है, दबाव डालना शुरू कर दिया है, पुलिस एक्शन करके इंटिमिडेट कर रही है सरकार। और ये सारा एक्शन हो रहा है एक पेटुलेंट मूड में। सरकार खींच के हमारे सारे काम कर रही है। अब ये क्यों खींची है और किससे खींची है आगे पता लगेगा। ऑन द एफआईआर अगेंस्ट एडिटर्स गिल्ड मेंबर्स। बात हो रही है उस एफआईआर की, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की, जो भारत के सभी बड़े न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स के ग्रुप के खिलाफ सरकार ने डाली है। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। ये दोनों वर्ड्स देख लेना। पेटुलेंट अभी डिटेल में आएगा, इंटिमिडेशन आप ऑलरेडी जानते हैं। कह रहा है जी फैक्ट फाइंडिंग वेंचर्स इन मणिपुर शुड नॉट बी साइलेंस्ड बाय पुलिस एक्शन। कह रहा है फैक्ट फाइंडिंग जो वेंचर्स हैं, वेंचर का मतलब क्या होता है जी? कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई रिस्क हो और कुछ आप नया करने की कोशिश कर रहे हो। नया बिजनेस किया वो बिजनेस वेंचर है, नया करियर शुरू किया वो आपका करियर वेंचर है। कह रहा है जी इसी प्रकार से ये जो वेंचर है नया, ये जो नया काम है, जो नई कोशिश है, जो है फैक्ट फाइंड करने की, सच को सबके सामने लाने की। और कहाँ पे? मणिपुर में। कह रहा है जी इस कोशिश को, इस अच्छी इंटेंशन से की गए रिस्की काम को आपको साइलेंस नहीं करना चाहिए, इसका गला नहीं घोटना चाहिए। पुलिस एक्शन के जरिए, पुलिस के द्वारा एक्शन लेकर के, इसके जरिए अगर कोई फैक्ट फाइंड करना चाहता है, दुनिया के सामने सच लाने की कोशिश करना चाहता है, तो आप ऐसे आदमी का गला ना घोंटें, पुलिस एक्शन दे करके उसको ना डराएं। चलिए, फैक्ट फाइंडिंग वेंचर्स सब्जेक्ट है आपका। शुड नॉट बी साइलेंस्ड इसकी वर्ब है। साइलेंस करना, किसी को साइलेंट करना, किसी का मुंह बंद कर देना, गला घोट देना। सप्रेस, मजल, स्टिफल और सफोकेट सभी इसके सिनोनिम्स हैं। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है। मॉडल आपके पास वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। शुड नॉट बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो एक्टिव पैसिव मैं आपको बताता हूँ ना, सुनने के लिए नहीं है। ये आपका एज ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फ़र्ज बनता है हर सब्जेक्ट का टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट और वर्ब हर सेंटेंस में आप खुद से ढूंढें। जैसे ही कोई सेंटेंस मिले तो सबसे पहले सब्जेक्ट को फाइंड करें, वर्ब को फाइंड करें, फिर देखें एक्टिव है या पैसिव है, और फिर सेंटेंस में टेंस को फाइंड करें। ये जब तक नहीं करोगे ना, मैं लिख करके दे सकता हूँ आपको, वैसे गारंटी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं गारंटी फिर भी दे देता हूँ, इंग्लिश में हमेशा मजबूर रहोगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो कर लो, ठीक है? इन 4 चीज़ों को पकड़ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। सारे वोकैबलरी वर्ड्स एक साथ देख लो ताकि आपको पढ़ते हुए इंटरप्शन ना हो। एज यूजुअल क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। और हाँ, जिन बच्चों को मॉक टेस्ट पासेस की ज़रूरत है, तो टेक्स्ट बुक की जन्माष्टमी सेल एक्टिव हो चुकी है। 3 दिनों के लिए फ़ायदा ले सकते हैं इसका। 319 में आपको 399 वाला ईयरली मॉक टेस्ट पास मिल रहा है, जिसमें एक ही पास के अंदर सारे एग्जाम्स के 70,000 75,000 मॉक टेस्ट जो हैं कवर हो जाते हैं। एसएससी हो, बैंकिंग हो, अलग अलग नहीं लेना है, एक ही पास में सबका सब आपको मिल जाएगा। इसका प्रो वर्जन भी मिल जाता है आपको 479 में, जिसमें मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मॉक टेस्ट की फॉर्म में मिलते हैं। तो अपने एग्जाम्स के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी आप लगा पाएंगे प्रो वर्जन के अंदर। पास को बाय करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको लिंक मिलेगा। पास आपको दिखाएगा 399 का। इस पर कूपन कोड लगाना YT10। जैसे ये कोड लगेगा आपका प्राइस घट के हो जाएगा 399 से 319 रुपये में।
इसी तरीके से प्रो वाला पास है, इसको क्लिक करेंगे तो ये 509 का आपको दिखेगा, लेकिन YT10 कूपन लगते ही आपका प्राइस गिर के हो जाएगा लगभग 479। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, यू कैन गो एंड चेक आउट द पासेस। चलिए वोकैब शीट अपनी आज की, पेटुलेंट इंटिमिडेशन 5 वर्ड्स हैं। आज ये क्लास जो है ना मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ, फर्स्ट टाइम आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुई, सारी वीडियो तो आ गई, आवाज़ नहीं हुई। अब मैं शाम को बैठ के फिर से कर रहा हूँ रिकॉर्ड, और आज तबीयत भी ख़राब है। कैंटैक्रस पहला वर्ड है आपका, इसका मतलब होता है जी ईजिली इरिटेटेड या पेटुलेंट, ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी खींच जाए या चिढ़ जाए। आर कैंटैक्रस नेबर्स आर यूज टू पिकिंग ग्रेचुटस फाइट्स विद एवरीवन। हमारे चिड़े हुए जो नेबर्स हैं, खिजाऊ या खिजे हुए नेबर्स जो हैं, वो बहुत ही यूज टू हैं, बड़े ही आदती हैं पिक करने के फाइट्स को, पिक फाइट्स करना, लड़ाइयों को शुरू करना। और कैसी फाइट्स? ग्रेचुटस फाइट्स। ग्रेचुटस मतलब बेफालतू की, जिसका कोई औचित्य नहीं था, कोई रैशनल कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, ऐसे ही किसी को देखा और उससे लड़ लिया। कह रहे जी बिना बात की फाइट्स को शुरू करने के लिए वो बहुत यूज टू हैं हर एक आदमी के साथ, विद एवरीवन। तो कैंटैक्रस वर्ड आपने देख लिया है ना, एकदम जो खप्पी आदमी होता है ना उसके लिए यूज़ करते हैं। ग्रेचुटस वर्ड आज आया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने रिवाइज करवाने की कोशिश की है। बेफालतू का बोलते हैं इसको हिंदी में, मुफ्त का। पेटुलेंट इसका सिनोनिम है, इस वर्ड को आप आर्टिकल में आज देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना कंटेंशियस। ये वर्ड बना है कंटेंशन से, और कंटेंशन का मतलब होता है जी या तो कंट्रोवर्सी या डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट। विवाद को भी कंटेंशन बोलते हैं, और किसी के साथ में झगड़ा हो उसको भी कंटेंशन बोलते हैं। इसी से आपको एक इडियम मिलती है, जो है बॉर्न ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ है ना, बॉर्न ऑफ कंटेंशन। तो ये कंटेंशियस वर्ड एडजेक्टिव बना हुआ है कंटेंशन से ही। अबॉर्शन इज़ अ हाईली कंटेंशियस इशू ऑल ओवर द वर्ल्ड। अबॉर्शन जो है एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंशियस मुद्दा है पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर दूसरा वाला मीनिंग भी देखें। सलमान रश्दी इज़ एन ऑथर नॉन फॉर हिज कंटेंशियस स्टाइल ऑफ राइटिंग। सलमान रश्दी एक ऐसे ऑथर हैं जो जाने जाते हैं अपने डिसएग्रीमेंट वाली या डिस्प्यूट पैदा करने वाले स्टाइल ऑफ राइटिंग के। ये कुछ भी लिख दें, कोई ना कोई आदमी इन पे फतवा लगा ही देता है, इनकी जान के पीछे हमेशा कोई पड़ा रहता है। कॉम्पिटिटिव, डिस्प्यूटेटिव और बेलिजरेंट इसके सिनोनिम्स हैं कंटेंशियस के। आप ये बेलिजरेंट नाम का वर्ड जो खासा आक्रामक होता है उसको बोलते हैं बेलिजरेंट। इस वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है, वेरी एग्रेसिव। चलिए अगला वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब है जी हार्मफुल या इंजूरियस, नुकसानदेह। एक्सेसिव इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज डेट्रीमेंटल टू द ओवरऑल इकॉनमी। ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई हमेशा ही डेट्रीमेंटल होती है, नुकसानदेह होती है पूरी अर्थव्यवस्था के लिए। 3 से 4% इन्फ्लेशन हो तो इकॉनमी बहुत अच्छे से ग्रो करती है, जब 8 से 10% इन्फ्लेशन हो तो सबका तेल निकल जाता है आम आदमी का, है ना। इन्फ्लेशन का बढ़ना मतलब महंगाई का बढ़ना। चलिए डेट्रीमेंटल वर्ड आपने देख लिया नुकसानदेह के लिए। इसके सिनोनिम्स हैं दो अच्छे, परनीशियस और डेलेटेरियस। ये डेलेटेरियस वर्ड जो आप आर्टिकल में देखेंगे, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, खासी नुकसानदेह चीज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। अगली एक फ्रेजल वर्ब है नहीं, प्ले अप टू आपके लिए, फर्स्ट टाइम आप इसको देख रहे हैं। प्ले अप टू का मतलब होता है किसी को रिझाना, उसकी चापलूसी करना, साइकोफेंसी करना, और सिर्फ इसी मकसद से कि आप उसकी गुड बुक्स में आ जाएं, उसके साथ फेवर को करी करें। जैसे कोई पॉलिटिशियन किसी कम्युनिटी जो है या किसी रिलीजन के लोगों को या किसी सेक्ट के लोगों को अगर रिझाए, उनकी बात को अपीज़ करे, तो वो आदमी जो है प्ले अप टू कर रहा है उस कम्युनिटी के सामने। समझ गए ना, किसी की बस समझ गए ना, वो वाला चापलूसी वाला जो है इसके अंदर मीनिंग निकलता है। रोहित ऑलवेज प्लेज अप टू हिज पेरेंट्स व्हेन ही वांट्स मनी। रोहित हमेशा चापलूसी करता है अपने माँ बाप की जब भी उसको पैसे चाहिए होते हैं। इसको करी फेवर विद समवन भी बोलते हैं, चापलूसी करने को। आज ये फ्रेज आप आर्टिकल में देखेंगे, प्ले अप टू। चलिए लास्ट फ्रेजल वर्ब अपनी ब्रिंग अबाउट, बहुत दिनों बाद आई है, इंपॉर्टेंट है और एडवांस्ड है। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ को पैदा करना, लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल ना करें। इसका मतलब होता है किसी बदलाव को, ट्रांसफॉर्मेशन को, कॉज को, इफेक्ट को, है ना, ऐसी चीज़ों को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकर के आते हैं, पैदा करते हैं, तब ब्रिंग अबाउट नाम के इस फ्रेज को यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस वॉर्स ब्रॉट अबाउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। लगातार चलती हुई वॉर्स ने ब्रिंग अबाउट की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट अबाउट। इन्होंने पैदा कर दिया डिस्ट्रक्शन की एक बहुत बड़ी अमाउंट को, तबाही की एक बहुत बड़ी मात्रा को। इसको जर्मिनेट, एनजेंडर नाम के दो एडवांस्ड वर्ड से भी बताया जा सकता है। ये दोनों वर्ड्स आज के क्विज में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। प्रोड्यूस तो बड़ा आसान सा है, जनरेट आप जानते ही हैं। ये जर्मिनेट और एनजेंडर जो हैं बड़े एडवांस वर्ड्स हैं, किसी चीज़ को पैदा करने के लिए यूज़ होते हैं। चलिए अब आएंगे आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए भारत का एक एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है,
मैं इनकी वेबसाइट पे आपको ले चलता हूँ, editorsguild.in। इसमें आपको जो जितने भी बड़े अखबार हैं उन सब के एडिटर्स मिलेंगे, या चीफ एडिटर्स मिलेंगे। चाहे इसके अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया हो, क्विंट हो, नई दुनिया हो, मद्रास कुरियर हो, पंजाब केसरी हो, दैनिक भास्कर हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, कोई बात नहीं। जो बड़े बड़े नाम आपने सुने हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, ट्रिब्यून, इन सभी के एडिटर्स का ग्रुप है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है देश में पत्रकारिता के क्वालिटी को बरकरार रखना। टीवी के ऊपर ये काम नहीं करता, इसका काम है प्रिंट मीडिया की तरफ काम करना, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को देखना। ये लोग खासी मीटिंग्स करते हैं अपनी हर कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, और देश में जहाँ जहाँ पत्रकारिता के पैमाने खराब हो रहे हैं वहाँ पे कमेंट करते हैं, और न्यूज़पेपर्स को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, उनको सिखाते भी हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 150 के करीब इसमें बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं। हाल ही में इनको एक कंप्लेंट मिली, और ये कंप्लेंट थी मणिपुर से कुछ लोगों की, कि वहाँ पे कुछ लोगों के साथ जाति हो रही है। खास करके वहाँ की सरकार जो है ना, ट्राइबल्स को दबाने की कोशिश कर रही है पुलिस का सहारा लेके। इन लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया मणिपुर में, और उसकी रिपोर्ट पब्लिश की, और उसमें एविडेंस के साथ में ये बताया कि एन बीरेन सिंह की जो सरकार है, मैती कम्युनिटी को प्ले अप टू करती है, उसकी चापलूसी करती है ताकि वहाँ पे वोट बटोर सके। और पुलिस का बहुत दुरुपयोग किया गया है वहाँ के ट्राइबल्स को दबाने में और इस वायलेंस को और बढ़ाने में। इन्होंने जर्नलिस्ट पे भी जो है कमेंट किया कि टीवी जर्नलिस्ट जितने भी हैं उन्होंने ऐसी कमेंट्री की है जिससे मणिपुर में हिंसा और बढ़े, ना कि कम हो। जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, सरकार हिलने लगी। मणिपुर की सरकार ने इनको कटघरे में खींच लिया, एडिटर्स गिल्ड को। आज भारत के हर बड़े न्यूज़पेपर के एडिटर को उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। इसके रिस्पॉन्स में सभी एडिटर्स गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से इनको इंटरिम जो है बेल मिली है, इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। हमारा आर्टिकल कह रहा है जी, बहुत डिसअपॉइंटिंग अंदाज में ये बता रहा है कि कैसे सरकार सच को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करती है। ये आपके सामने है एक पूरी स्टोरी की फॉर्म में, क्रिटिसाइजिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, बहुत हैविली कंडेम कर रहा है। चलिए शुरू करें आर्टिकल को। अब यही समरी जो है आप डिटेल में इस आर्टिकल में देखेंगे, हर पक्ष के बारे में आप सुनेंगे, सरकार का क्या कहना है और एडिटर्स का क्या कहना है, दोनों का। कह रहा है द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पुलिस केस अगेंस्ट एडिटर्स रिप्रेजेंटिंग द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और EGI and the belligerent remarks of Manipur Chief Minister N. Biren Singh constitute a petulant and intimidatory response। कह रहे जी रजिस्ट्रेशन जो है, दाखिला करने का जो काम है एक पुलिस केस का, और किसके खिलाफ? सभी बड़े पत्रकारों के खिलाफ, एडिटर्स के खिलाफ। और ये वही एडिटर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया की या EGI की। कह रहे एक तो ये केस का रजिस्ट्रेशन, दूसरा बहुत ही ज़्यादा आक्रामक एग्रेसिव जो रिमार्क्स हैं, जो भाषण है मणिपुर चीफ मिनिस्टर का, बीरेन सिंह का। कह रहे ये दोनों चीज़ें, ये रजिस्ट्रेशन एंड दीज रिमार्क्स, ये दोनों चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, मिल करके बनाती हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूट करती हैं भाई? ये करती हैं एक पेटुलेंट और इंटिमिडेटरी रिस्पॉन्स को, एक ऐसी प्रतिक्रिया को जो पेटुलेंट भी है, खिंची हुई भी है, और इंटिमिडेटरी भी है, डराने वाली भी है। और ये रिस्पॉन्स किसके सामने आई है? प्रतिक्रिया किसके सामने है? एक रिपोर्ट के सामने, टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय अ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ऑफ द EGI। ये वही रिपोर्ट है जो रिलीज या पब्लिश की गई है एक सच को खोद के निकाल के लाने वाली कमेटी के द्वारा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के द्वारा, EGI की एडिटर जो है गिल्ड ऑफ इंडिया की। आई बात समझ में? तो ये रजिस्ट्रेशन और ये रिमार्क्स दोनों क्या बताते हैं कि सरकार जब भी सच आता है तो बहुत पेटुलेंट हो जाती है, चिढ़ जाती है, और सरकार का पहला रिस्पॉन्स यही होता है जिसने सच बताया उसी को डराएं, इंटिमिडेट करें, उसको FIR करके अंदर डालें। तो ये रिस्पॉन्स जो है ना, यही बता रहा है आपको कि ये रिपोर्ट के सामने आया और कुछ नहीं है। चलिए, इन दोनों की वर्ब कॉन्स्टिट्यूट होगी। कॉन्स्टिट्यूट मतलब मिल के बनाना, बेलिजेंट का मतलब है बहुत एग्रेसिव, बहुत कंटेंशियस, हाईली एग्रेसिव, है ना। इंटिमिडेटरी का मतलब होता है डराने वाला, मेनसिंग या थ्रेटनिंग। पेटुलेंट मतलब टैची या कंटेंकरस, बहुत ही चिढ़ने वाला, अचानक से चिढ़ जाने वाला, मूडी आदमी होता है पेटुलेंट। अच्छा, क्या हुआ आगे भाई? रिस्पॉन्स क्या है? कह रहा द रिपोर्ट्स फोकस वॉज ऑन मीडिया कवरेज ऑफ द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट दैट ब्रोक आउट अर्ली इन मे। कह रहे जो रिपोर्ट है ना, इसका पूरा फोकस था किस पे था? ऑन लगा के बता रहा है, मीडिया की कवरेज पे जो हुई थी इस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मतलब ऐसा झगड़ा जो दो एथनिसिटीज़ के बीच में हो रहा हो, दो प्रजातियों या जातियों के बीच में हो रहा हो। ऊपर रहते हैं कुकी जूमी पहाड़ों में, जो ट्राइबल्स हैं, जो कि क्रिश्चियन है मेजॉरिटी। नीचे रहते हैं मैती, जो कि नॉन ट्राइबल्स हैं, रिजर्वेशन भी नहीं मिलता इनको, और ये सभी जनरली हिंदूज़ हैं।
कह रहा है तो ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है दो एथनिसिटीज़ के बीच में, सारा फोकस था इस रिपोर्ट की मीडिया कवरेज पे, कैसे इसको मीडिया में दिखाया गया। कह रहा है ये वही कॉन्फ्लिक्ट है जो अचानक से फूट पड़ा, ब्रोक आउट हुआ मई की शुरुआत में इसी साल। कह रहा है और क्या चीज़ है, दूसरी चीज़ ये, एंड इट्स मेन कंक्लूजन वॉज दैट देयर वॉज वन साइडेड कवरेज बाय जर्नलिस्ट ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। और इस रिपोर्ट का मेन निष्कर्ष जो है, कंक्लूजन जो है, वो ये था कि एक वन साइडेड कवरेज हुई है, बायस्ड या पार्टीसन कवरेज हुई है जर्नलिस्ट लोगों के द्वारा, पत्रकारों और टीवी मीडिया पर्सन के द्वारा इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। एक ही पाले की बात को सबके सामने रखा गया, दूसरे पाले की बात कोई करता भी नहीं है। ये रिपोर्ट का फोकस था और ये रिपोर्ट का कंक्लूजन था। कह रहा लेकिन हुआ क्या, कह रहा हुआ ये, बट इट ऑल्सो कंटेन्ड ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स इंडिकेटिंग दैट द स्टेट लीडरशिप वॉज पार्टीसन ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। कह रहे लेकिन ये रिपोर्ट जो है कंटेन करती थी, ये रखती थी अपने अंदर ऐसी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन्स को भी, ऐसी चीज़ों को भी, जो ऐसे निष्कर्ष हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि जो स्टेट लीडरशिप है एन बीरेन सिंह की जो सरकार है वो भी बायस्ड रही, वो भी वन साइडेड या पार्टीसन रही पूरे झगड़े के दौरान। समझ में आ गया सेंटेंस? लंबा सेंटेंस है। रिपोर्ट का फोकस बताया गया है, इसका मेन कंक्लूजन बताया गया है और इसका साइड कंक्लूजन भी बताया गया है जो कि सरकार को अच्छा नहीं लगा। रिपोर्ट्स फोकस की वर्ब है वॉज। फोकस हमेशा ऑन लगा के बताना है जिस भी चीज़ पे आप करेंगे। फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर जो भी करना चाहते हो, है ना। फोकस के बाद में एट लगेगा तो समझ लो एग्जामिनर आपके मजे ले रहा है, आपसे इस गलती को, इस एरर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करवा रहा है, ठीक है। फोकस एट गलत होता है, फोकस ऑन। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको एग्जाम से मिलेंगी। दैट आया है कॉन्फ्लिक्ट के लिए, कॉन्फ्लिक्ट दैट की वर्ब है ब्रोक आउट। ब्रेक आउट की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का अचानक से फूट पड़ना। जनरली ब्रेक आउट वर्ब जो है अनप्लेजेंट इवेंट्स के शुरू होने के लिए यूज़ होती है, किसी वॉर के, डिसीज़ के, है ना, कॉन्फ्लिक्ट के। चलिए कंक्लूजन की वर्ब है वॉज। इस वॉज की वर्ब है कवरेज। वर्ब से बाद में सब्जेक्ट को रखा गया क्योंकि क्लोज जो है देर से शुरू हुआ है, इस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को लगाया जाएगा। इट आया रिपोर्ट के लिए, इसकी वर्ब है कंटेंट। स्टेट लीडरशिप की वर्ब है वॉस। पार्टीसन मतलब एक तरफा, डिस्क्रिमिनेटरी पक्षपाती, या इसको वन साइडेड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, बायस्ड हो जो। चलिए लंबे लंबे सेंटेंस है, समझ आ रही है ना, आगे बढ़े। चलो आगे कह रहे हैं जी, इन अ वेलकम मूव द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन इंटरिम प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट टू दोज नेम्ड इन द FIR और द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। कह रहा है जी एक स्वागत करने लायक घटना में या मूव में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, जो उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने इंटरिम प्रोटेक्शन दे दी है, उन्होंने टेम्परेरी सी हिफाजत दे दी है। इंटरिम मतलब टेम्परेरी, प्रोटेक्शन मतलब हिफाजत। और किस चीज़ से? अरेस्ट हो जाने से, गिरफ्तार हो जाने से। और किन लोगों को? उन सभी को, दोज को जो नेम्ड हैं, जिनका नाम डाल दिया गया है इस FIR में सरकार के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले को समझा और सबसे पहले तो ये बोला इस FIR में किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वर्ब है हैज़ गिवन, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताएगा मिस्टर सिंह का क्या कहना है, वीरेंद्र सिंह का। कह रहे हैं मिस्टर सिंह हैज़ सॉट टू जस्टिफाई द फाइलिंग ऑफ एन FIR अंडर सेक्शंस रिलेटिंग टू प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन टू कम्युनिटीज़। कह रहे जो CM है मणिपुर के वीरेंद्र सिंह, इन्होंने कोशिश की है, हैज़ सॉट, सीख की थर्ड फॉर्म है सॉट, किसी चीज़ की कोशिश करना, हैज़ के बाद लगी है यानी कोशिश कर चुके हैं। और क्या कोशिश की है इन्होंने कि जस्टिफाई करें या सही ठहराएं FIR के फाइल किए जाने को, FIR के रजिस्ट्रेशन को। और किस सेक्शन के अंडर में ये FIR लगी है? इन सेक्शंस के अंडर में जो जुड़े हुए हैं दो चीज़ों से। पहली चीज़ है बढ़ावा देना एनमिटी को या दुश्मनी को दो कम्युनिटीज़ के बीच में, समुदायों के बीच में। एंड लगा के बता रहा है दूसरी चीज़ है वूंड करना या चोटिल करना रिलीजियस फीलिंग्स को, धार्मिक भावनाओं को। और ये सारा काम कैसे किया मिस्टर सिंह ने? कह रहा उन्होंने सारी बात की है ऐसा क्लेम करके, बाय क्लेमिंग दैट द 3 मेंबर पैनल्स रिपोर्ट इज वन साइडेड, कि जो 3 मेंबर के पैनल की रिपोर्ट है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की, ये वन साइडेड है, ये एक तरफा है, पक्षपाती है। एंड मे प्रोवोक फर्दर वायलेंस, और ये प्रोवोक भी कर सकती है, भड़का भी सकती है और ज़्यादा हिंसा को। समझ गए? तो मिस्टर सिंह ने बोला कि दो वजह से हमने FIR लगाई है, कि एक तो ये रिपोर्ट जो है एनमिटी को प्रमोट कर रही है, दूसरा रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट कर रही है कुछ लोगों की। और मेरा ये दावा भी ये है, मिस्टर सिंह का ऐसा कहना है कि ये रिपोर्ट जो है पक्षपाती है, मेरे खिलाफ एक साजिश है, और ये रिपोर्ट मणिपुर में और ज़्यादा वायलेंस को भड़काने का काम करेगी। सिंह की वर्ब है सॉट, वीरेंद्र सिंह जी की।
रिलेटिंग टू दो चीज़ों से है। पहली चीज़ है प्रमोटिंग एनमिटी, दूसरी चीज़ है वुंडिंग रिलीजियस फीलिंग्स। रिलेटिंग टू में टू एक प्रेपोजिशन है, इसलिए अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले रहा है। सारे वो फ्रेजेस आपको करवा दिए गए हैं जहाँ पे टू अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है, ना कि बेस फॉर्म। रिलेटिंग टू, विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, है ना, जो है यूज टू, ये सारे फ्रेजेस इसी तरीके से चलते हैं। वुंड करना यानी किसी को डैमेज करना। रिपोर्ट की वर्ब है इज, दूसरी वर्ब है मे प्रोवोक। कह रहा है जी हाउएवर गोइंग बियॉन्ड criticizing the report, he said its authors were anti-state, anti-national and anti-establishment, and claimed that he would not have permitted them to visit the state had he known their purpose। कह रहा है जी हालांकि गो बियॉन्ड करते हुए, आगे बढ़ते हुए, क्रिटिसाइज करने के या निंदा करने के इस रिपोर्ट की, कह रहा है इससे आगे बढ़ के बीरेन सिंह रिपोर्ट की निंदा करने से और आगे, कह रहा है उन्होंने आगे बढ़ के ये कह दिया रिपोर्ट को जो लिखने वाले हैं वो मणिपुर के खिलाफ हैं या एंटी स्टेट हैं या राज्य के खिलाफ है, एंटी नेशनल है पूरे देश के खिलाफ हैं, और एंटी इस्टेब्लिशमेंट है सरकार के खिलाफ है। और कह रहा है इसने ये भी क्लेम कर दिया कि वो परमिट नहीं किया करते, ही वुड नॉट हैव परमिटेड, वो बिल्कुल इजाज़त नहीं देते इन लोगों को स्टेट में मणिपुर में विजिट करने की, अगर उनको उनके पर्पज़ का पता होता, अगर वो जानते होते कि ये लोग क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। तो ये बीरेन सिंह के रिमार्क्स हैं। ही आया बीरेन सिंह जी के लिए, इसकी वर्ब है सेड, ऑथर्स की वर्ब है वर। गो बियॉन्ड का मतलब होता है जी आगे बढ़ जाना, है ना, और आगे निकल जाना। क्रिटिसाइज तो कर ही दिया, उससे और आगे निकल गए, अब रिपोर्टर्स पे अटैक करने लगे। चलिए, ही की दूसरी वर्ब है क्लेम्ड, ही सेड एंड ही क्लेम्ड। ही आया अगेन जो है बीरेन सिंह जी के लिए, इसकी वर्ब है वुड नॉट हैव परमिटेड। यहाँ पे दो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं, एक काम करेंगे ये पूरा करते हैं पैराग्राफ और फिर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अपने ठीक से सीखेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है जी देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर सच इंटीमिडेटरी स्टेटमेंट्स इवन इफ मिस्टर सिंह इज एंटाइटल्ड टू डिसएग्री विद द रिपोर्ट। कह रहा है जी कोई सफाई नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ऐसी डराने वाली स्टेटमेंट्स का कि आप एंटी नेशनल हैं, पाकिस्तान चले जाओ। कह रहा है जी ऐसी जस्टिफिकेशन देने की कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं इस जो है वाहियात बात का। कह रहा है यहाँ तक कि अगर मिस्टर सिंह जी एंटाइटल्ड भी हैं, उनको अधिकार भी है डिसएग्री होने का रिपोर्ट के साथ, इसकी अपनी इस रिपोर्ट के ऊपर अपने डिसएग्रीमेंट को जाहिर करने का, तो डिसएग्री होने का तो अधिकार उनको है, लेकिन रिपोर्ट लिखने वाले को इंटिमिडेट करने का अधिकार उनको बिल्कुल भी नहीं है। जस्टिफिकेशन मतलब सफाई, इसकी वर्ब है इज, सिंह की वर्ब है इज। एंटाइटल्ड होना किसी चीज़ के लिए, क्वालिफाइड होना किसी अधिकार के लिए, ऑथोराइज्ड होना, है ना। कह रहा है एंड देयर कैन बी नो डाउट दैट देयर इज़ नो नीड टू प्रोसिक्यूट एनीवन फॉर सीकिंग आंसर्स एंड असर्टेनिंग फैक्ट्स। और कह रहे कोई डाउट ही नहीं है इस बात पे, देयर कैन बी नो डाउट, कि कोई ज़रूरत नहीं होती है सताने की, प्रोसिक्यूट करने की। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है किसी को कोर्ट में ले जाना, ठीक है। कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी को कोर्ट में ले जाने की, एनीवन को, जो आदमी सीख कर रहा हो जवाबों को, जो सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो, या फिर फैक्ट्स को असरटेन कर रहा हो, सच्चाई को निर्धारित कर रहा हो, सबके सामने ला रहा हो। और ये फैक्ट्स और आंसर किसके हैं, ये एक लंबे चलने वाले प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ वायलेंस के बारे में है या कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है, एक बहुत लंबे पीरियड के बारे में, स्पेल के बारे में जो प्रोलॉन्ग्ड है और वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट से भरा है। तो कोई डाउट नहीं है इस सवाल पे कि किसी को भी सताया नहीं जाना चाहिए, कोर्ट में बुला करके लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करनी चाहिए अगर कोई आदमी मणिपुर के मुद्दे पे सवाल उठाए और फैक्ट्स को सबके सामने ला करके रखने की कोशिश करे। डाउट की वर्ब है कैन बी, नीड की वर्ब है इज, प्रोलॉन्ग मतलब लंबा खिंचा हुआ, स्पेल का मतलब होता है पीरियड। देर से क्लोज शुरू हुआ था इसीलिए अगेन कैन बी की जो सब्जेक्ट है वो कैन बी के बाद रखा गया। जब भी क्लोज देर से शुरू होगा वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट वर्ब के बाद चला जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखो वही हुआ है, नीड की वर्ब है इस, यहाँ नीड्स लिखा होता तो वर्ब को फिर आर लिखना पड़ता, है ना। देर से कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। प्रोसिक्यूट और परसिक्यूट दोनों वर्ड्स आप जानते होंगे। प्रोसिक्यूट यानी किसी को कोर्ट में बुला करके सताना, लीगल प्रोसीडिंग्स करना, उसके खिलाफ कटघरे में खींच करके घसीट करके ले आना। लेकिन परसिक्यूट का मतलब होता है किसी को वैसे सताना, मारना, पीटना, टॉर्चर करना। तो परसिक्यूट तो आप समझ ही गए, बिल्कुल गलत बात है। प्रोसिक्यूट होता है कानून के दायरे में रह करके किसी पे केस चलाने के काम के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों अलग वर्ड्स हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। आज के क्विज़ में इन दोनों वर्ड्स को आपसे पूछा गया है। चलिए फटाफट वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ग्रामर के दो कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो 3 दिन पहले करवाया था, लेकिन कुछ बच्चों को शायद कन्फ्यूजन थी, मैंने अच्छे से नहीं करवाया था, छोटा सा करवाया था ना, डिटेल में कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अलाउ, परमिट और लेट तीनों वर्ब्स का मतलब होता है किसी को इजाज़त देना किसी काम को करने की। लेकिन अलाउ और परमिट अपने बाद में जो काम करने के लिए आप अलाउ कर रहे हैं वो लेगी टू इन्फिनेटिव की फॉर्म में।
और जो लेट है वो अपने बाद में उस काम को लेगी वर्ब की बेस इन्फिनेटिव की फॉर्म में। लेट के बाद में वो काम टू लगा के नहीं बताना है, अलाउ परमिट के बाद में टू लगेगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, लेट की V1 V2 V3 सेम होती है। ऐसा नहीं है लेटेड लिखने लग जाओ, है ना, लेटेड ऐसा कोई जो है वर्ड इंग्लिश में, एक सेकंड रुकना, ऐसा कोई वर्ड जो इंग्लिश में लेटेड नाम का नहीं है। लेट V1 V2 V3 ऐसे ही चलेगी। और दूसरी बात ये, लेट वर्ब का कोई पैसिव नहीं है। अगर लेट वर्ब को पैसिव में बदलना हो तो अलाउ या परमिट से इसको रिप्लेस किया जाता है। चलिए बना के दिखाते हैं कुछ सेंटेंस। द सेबी डज नॉट अलाउ प्रमोटर्स सेल मोर देन 20% ऑफ देयर होल्डिंग्स इन वन गो। सेबी जो है प्रमोटर्स को या कंपनी के मालिकों को अलाउ नहीं करता है कि वो 20% से ज़्यादा अपनी इक्विटी को या होल्डिंग को बेच सकें एक बार में या वन गो में। अगर 40% बेचनी है तो फिर 2 डील्स में 2 लोगों को बेचो, एक बार में 20% से ज़्यादा आप घर बैठे नहीं बेच सकते। सेंटेंस समझ में आ गया? अलाउ करना यानी किसी को इजाज़त देना, प्रमोटर्स को इजाज़त दी गई है, ये अलाउ के बिल्कुल बाद में लिखा गया है। अब देखो जिस काम की इजाज़त दी गई है ना वो आपको टू लगा के बताना है। तो अलाउड प्रमोटर्स सेल नहीं, यहाँ लिखना चाहिए अलाउड प्रमोटर्स, ये डज नॉट अलाउ प्रमोटर्स टू सेल। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और ठीक ऐसा ही आप करने वाले हैं परमिट वर्ब के साथ, ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे टू सेल। लेकिन जब लेट लगेगी तो फिर ये टू सेल का टू निकल जाएगा, बाकी सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम टू सेम। सेबी डज नॉट लेट प्रमोटर्स सेल मोर देन 20% ऑफ देयर होल्डिंग्स इन वन गो। अब ध्यान रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, आगे आपको फिर से लेट पे एक सेंटेंस मिलेगा, वहाँ पे बेस फॉर्म लगी होगी, मैं आपको चेक करवाऊंगा। पैसिव बनाना हो तो इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा, इसका बनेगा, लेकिन इसका पैसिव नहीं बनेगा। इस केस में आपको लेट को अलाउड या परमिट में चेंज करना होगा और टू इन्फिनेटिव लगाना होगा, तभी पैसिव आप बना सकेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो हैड ई नॉन देयर पर्पस, ये स्ट्रक्चर कहलाती है थर्ड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म। थर्ड कंडीशनल क्या होता है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबी हो जाएगी क्लास। जिन बच्चों ने बेसिक्स मेरे साथ किए हुए हैं यूट्यूब पे अच्छे से वो जानते हैं। थर्ड कंडीशनल बताता है जी पास अपॉर्चुनिटीज़ को जो आप भुना ना पाए। अगर पढ़े होते तो एग्ज़ाम पास कर लेते, अगर टाइम पर निकले होते तो गाड़ी पकड़ लेते, अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम इलाज करवा लेते। ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, है ना, ये होता है थर्ड कंडीशनल। पास्ट की लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। इफ़ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल यू वुड नॉट हैव फेल्ड दिस एग्जाम। अगर अच्छे से तैयारी तुमने की होती तो इस एग्ज़ाम में तुम फेल नहीं होने वाले थे। अब ध्यान रखेंगे थर्ड कंडीशनल में हैड V3 लगती है इफ़ के साथ में, और यहाँ लगता है वुड हैव V3 प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी आप लगाना चाहें, ठीक है, वुड हैव V3 आपको लगानी है। अब ये जो रेगुलर फॉर्म है इफ़ वाली, इस फॉर्म को आप चाहे तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और करने का तरीका क्या है, बड़ा आसान है। आप सिर्फ इफ़ को निकालें और उसकी जगह ये हैड है ना ये उठा के यहाँ ले आए। समझ गए? अगर इतना कर देंगे तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म बन जाएगी। ये भी थर्ड कंडीशनल है, इसका भी वही मीनिंग है लेकिन बिना इफ़ के है। सेकंड कंडीशनल की भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है, फर्स्ट कंडीशनल की भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है, आज उनकी बात नहीं करेंगे। थर्ड कंडीशनल की फॉर्म को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। एक सेंटेंस मैं आप सभी को दे रहा हूँ, सब लोग कोशिश करें। इफ़ अ पैंडमिक हैड नॉट स्ट्रक द वर्ल्ड चाइना वुड हैव अटैक ताइवान। अगर पैंडमिक ने स्ट्रक नहीं किया होता, हमला नहीं किया होता दुनिया पे, तो चाइना ने ताइवान पे अटैक कर दिया होता। अब तक तो चाइना ताइवान को तबाह कर चुका होता। ये सेंटेंस को आप रेगुलर फॉर्म से ऑल्टरनेटिव फॉर्म में चेंज करें। इफ़ को आपको रिमूव करना है और कमेंट्स पे डालना है। बनाओ तो सही, मज़ा आएगा, सीखोगे जब चीज़ें। बढ़े आगे, चलो क्लास को जितना हो सके इंटरेक्टिव बनाया करो। यही सोच लो कि आप अपने पर्सनल ट्यूटर से पढ़ रहे हो अपने घर पे, है ना, पूरा फोकस दे करके चीज़ों को सीखना है आपको। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। Karaji, the guild sent a team to ascertain facts in response to complaints that the media was playing a partisan role. कह रहे जो एडिटर्स का गिल्ड है इसको सपना नहीं आया मणिपुर में जाने का। इसने एक टीम को भेजा मणिपुर में असरटेन करने के लिए, फैक्ट्स को निर्धारित करने के लिए, सच को निकाल लाने के लिए। और ये सारा था रिस्पॉन्स में या प्रतिक्रिया में उन कंप्लेंट्स के, उन शिकायतों के। और वो शिकायत ये कि जो मीडिया है वो प्ले कर रहा है एक पक्षपात भरी भूमिका, पार्टीसन रोल। इन शिकायतों का सच निकालने के लिए टीम ने अपनी, एडिटर्स गिल्ड ने अपनी एक जो है कमेटी या टीम को भेजा। द गिल्ड समझ गए आप, एडिटर्स गिल्ड की बात हो रही है EGI की, इसकी वर्ब है सेंट, मीडिया की वर्ब है वॉज प्लेइंग। एक्चुअल में वर्ब प्लेइंग आना चाहिए। मीडिया जो है प्लूरल नाउन है, सिंगुलर होता है मीडियम, प्लूरल होता है मीडिया। पार्टीसन, बायस, डिस्क्रिमिनेटरी, वन साइडेड, है ना, एक तरफा। कंप्लेंट और कंप्लेन के बीच का फ़र्क आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लेना। कंप्लेन ये है एक वर्ब,
सेकंड फॉर्म बन जाएगी कंप्लेंट, थर्ड फॉर्म बन जाएगी कंप्लेंट, वर्ब है ना, शिकायत करना। और जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट ये है एक नाउन। एस निकाल दोगे तो सिंगुलर है, एस लगा दोगे तो प्लूरल है। तो टी लग गया तो नाउन बन जाएगा, टी हट गया तो वर्ब बन जाएगी। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको आना चाहिए। कह रहा जी देयर वॉज ऑल्सो ए कंप्लेंट फ्रॉम द इंडियन आर्मी टू दैट द मीडिया कवरेज वॉज अराउजिंग पैशन। कह रहे एक और कंप्लेंट भी थी इंडियन आर्मी से, भारतीय सेना से, और वो कंप्लेंट ये थी कि मीडिया जो है वो अराउज कर रही थी पैशन को, भड़का रही थी भावनाओं को। एंड वॉज नॉट लेटिंग सस्टेनेबल पीस कम इन, और वो चाह नहीं रही थी कि सस्टेनेबल पीस जो है, टिकाऊ जो शांति है, अमन चैन है, वो कम इन करे, वो वहाँ मणिपुर में आए। सारा जो है भड़काए पने का काम कर रही है मीडिया, एक साइडेड जो है कमेंट्री दे रही थी ताकि मामला तूल पकड़ता जाए और इनको टीआरपी मिलती जाए। तो इंडियन आर्मी ने भी एडिटर्स गिल्ड्स को ऐसी कंप्लेंट भेजी होगी। कंप्लेंट की वर्ब है वॉस, मीडिया की वर्ब है, मीडिया कवरेज की वर्ब है वॉस अराउजिंग। अराउज करना यानी भड़काना, ठीक है, इंसाइट करना, प्रोवोक करना, स्टिमुलेट करना। दूसरी वर्ब है वॉज नॉट लेटिंग। लेट वही है, लेट लेट लेट, V1 V2 V3 सेम होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जरूर बदल जाती है, इसकी लेटिंग बन जाती है। लेट के बाद में हमेशा बेस फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे कम इन आ रहा है। अगर यहाँ पे आप अलाउ लिख देते, वॉज नॉट अलाउइंग, तो फिर यहाँ पे टू कम इन लगाना आपको पड़ता, टू का बीच में इस्तेमाल करना पड़ता। कह रहे जी बिसाइड्स फ्लैगिंग वन साइडेड कवरेज द रिपोर्ट ऑल्सो अंडरस्कोर्स दैट द इंटरनेट बैन मेड मैटर्स वर्स। कह रहे जी साथ ही साथ फ्लैग करने के, फ्लैग का मतलब होता है किसी गलत चीज़ की तरफ ध्यान खींचना, साथ ही साथ ध्यान खींचने के इस गलत चीज़ पे जो है वन साइडेड कवरेज, एक तरफा कवरेज। रिपोर्ट साथ ही साथ अंडरस्कोर करती है, हाईलाइट करती है, अंडरलाइन करती है, जोर डालती है कि जो इंटरनेट का बैन है उसने बना दिया मामलों को और ख़राब, मेड मैटर्स वर्स एंड हैड अ डेलेटेरियस इम्पैक्ट ऑन जर्नलिज्म, और इसका एक नुकसानदेह इम्पैक्ट भी था जर्नलिज्म पे, वहाँ की पत्रकारिता पे। रिपोर्ट की वर्ब है अंडरस्कोर्स, इंटरनेट बैन की वर्ब है मेड, डेलेटेरियस का मतलब होता है नुकसानदेह, इंटरनेट बैन की दूसरी वर्ब है हैड। इट मेड मैटर्स वर्स, इट हैड डेलेटेरियस इम्पैक्ट। कह रहा जी इट रिवील्स अ प्रेफरेंस फॉर सेल्फ सेंसरशिप। देखो डैश से डैश में कुछ लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। इट रिवील्स अ प्रेफरेंस फॉर सेल्फ सेंसरशिप एंड रिलायंस ऑन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर न्यूज़। कह रहा है ये रिपोर्ट रिवील करती है एक प्रेफरेंस को, सरकार की एक प्राथमिकता को, जो है सेल्फ सेंसरशिप की, खुद से ही सेंसरशिप करने की, और रिलायंस करने की स्टेट पे, जो है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पे न्यूज़ के लिए। तो यही प्रेफरेंस थी पूरी सरकार की कि स्टेट गवर्नमेंट जो न्यूज़ बताए बस वही सबको पता लगे, हम खुद से सेंसरशिप करके रखेंगे, आपको पता ही ना लगने देंगे कहाँ पे क्या हो रहा है। बीच में क्या लगाया, डैश से डैश के बीच में, अब ये ऐड कर दो। कह रहे सो द वॉलेटाइल सिचुएशन वॉज नॉट इन्फ्लेम्ड फर्दर। ये सरकार ने इसलिए किया वहाँ की, ताकि ये जो वॉलेटाइल सिचुएशन है, अस्थिर या इम्बैलेंस सिचुएशन है, ये इन्फ्लेम नहीं हो, ये और भड़के नहीं और ज़्यादा है फर्दर। तो इस मकसद से सरकार जो है चाहती थी कि हम सब कुछ कब्जे में रखें, ना किसी को कुछ पता लगे, ना ये झगड़ा आगे बढ़े। इट आया रिपोर्ट के लिए, इट की वर्ब है रिवील्स, सिचुएशन की वर्ब है वॉस, इन्फ्लेम करना, किसी चीज़ को फ्लेम्स में यानी लपटों में लाना, भड़काना, आग देना, फैन करना, प्रोवोक या एग्रावेट करना। कह रहा है जी दिस नैरेटिव अंडर एन बीरेन सिंह dispensation became a narrow ethnic one playing up to the biases of majority Meitei community, it says। कह रहा है ये जो इसने सोचा था एन बीरेन सिंह ने, इसकी सरकार ने, कह रहा है इनका जो नैरेटिव है ना, ये वाली जो पूरी इनकी कहानी है, जो ये कहते हैं कि हमने इसलिए किया, कह रहा है ये जो नैरेटिव था इनकी सरकार का, इनकी डिस्पेंसेशन का, डिस्पेंसेशन मतलब सरकार या गवर्नमेंट, कह रहा है ये बन गया एक नैरो एथनिक वन, ये पूरा नैरेटिव बन गया एक संकुचा है ना, नैरो, और एथनिक वाला मतलब जिसमें एथनिसिटी इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें जातियाँ इन्वॉल्व हो जाए। ये नैरेटिव जो है अपनी क्वालिटी खो गया, और ये वैसा बन गया जो प्ले अप टू करने वाला हो, जो कि चापलूसी करने वाला हो, बायसेस को या एक तरफा फेवर को मेजॉरिटी मैटी कम्युनिटी के मणिपुर के अंदर। नैरेटिव की वर्ब है बिकेम, प्ले अप टू करना, किसी चीज़ की चापलूसी करना, फ्लैटर करना, साइकोफेंसी करना या करी फेवर विद करना, ताकि आपको मैती से वोट मिले, आप उनको अपीज करके फ्लैटर कर सकें। इट सेज, ऐसा रिपोर्ट कहती है। कह रहा है जी वन में क्वेश्चन वेदर सच डायरेक्ट इम्पुटेशन ऑफ ब्लेम ऑन द गवर्नमेंट लीडरशिप इज नीडेड इन अ रिपोर्ट ऑन मीडिया बिहेवियर। कह रहा है ये बात भी सच है, कोई भी आदमी क्वेश्चन कर सकता है, सवाल कर सकता है, हाँ या ना, वेदर, कि ऐसा डायरेक्ट जो इम्पुटेशन है, इम्पुटेशन मतलब एक्विजिशन, सीधे सीधे कुछ चीज़ को रखना। कह रहे डायरेक्ट जो रखने का काम है, अक्यूज़ करने का काम है, ब्लेम का,
सरकार की लीडरशिप पे एन बीरेन सिंह के ऊपर, क्या वो ज़रूरी था, क्या वो नीडेड था एक रिपोर्ट में जो है मीडिया के बिहेवियर पे। कह रहा है ये सवाल आना भी नेचुरल है कि मीडिया बिहेवियर की रिपोर्ट में एन बीरेन सिंह जी क्या कर रहे हैं। कह रहा है लेकिन बात क्या है, बात यह है कि बट द कंक्लूजन ऑल्सो पॉइंट्स टू द पॉसिबिलिटी दैट इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पार्टीसन और इन इफेक्टिव गवर्नेंस विल बी रिफ्लेक्टिव इन जर्नलिस्टिक कवरेज टू। कह रहा है लेकिन ये जो कंक्लूजन है ये पॉइंट करता है इस पॉसिबिलिटी की तरफ, इस संभावना की तरफ कि जब भी झगड़े वाली सिचुएशन हो, एक कॉन्फ्लिक्ट भरी सिचुएशंस हो, तो पार्टीसन या इनइफेक्टिव जो गवर्नेंस है, जो एक तरफा या बिना असर की प्रशासन है, जिसकी कोई बात ना सुने और जो प्रशासन खुद ही जो है एक तरफ झुका हो, कह रहा है इसकी जो गवर्नेंस है ना वो रिफ्लेक्ट होगी वहाँ के जर्नलिस्ट की कवरेज में भी। तो जर्नलिस्टिक रिपोर्ट के अंदर लीडरशिप को घसीटना जरूरी नहीं था, कोई भी आदमी इस पर सवाल खड़ा कर सकता है, लेकिन रिपोर्ट का तो ये कहना है कि हमारा कंक्लूजन तो ऐसा निकला है कि ये जर्नलिस्ट इसलिए ऐसी कवरेज देते हैं क्योंकि सरकार वहाँ पे पार्टीशन और इनइफेक्टिव है। सरकार को देख करके ये भी पार्टीशन इनइफेक्टिव हो गए हैं, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल गया है। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट किया रिपोर्ट ने दोनों एस्पेक्ट्स को। वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसका मतलब है कोई भी इंसान, इसकी वो है मेक क्वेश्चन, वन मेक क्वेश्चन, कोई भी जो है सवाल कर सकता है। वेदर का मतलब होता है हाँ या ना। अच्छा, डायरेक्ट इम्प्यूटेशन की वर्ब है इस, इम्प्यूटेशन का मतलब होता है इम्प्यूट करने का काम या इम्पोज करने का काम, किसी पे आरोप लगाना, पेनल्टी लगाना, ब्लेम लगाना, एक्यूजेशन लगाना, इम्प्यूटेशन या इम्पोजिंग ऑफ दीज थिंग्स, इसकी वर्ब है इस। कंक्लूजन की वर्ब है पॉइंट्स। गवर्नेंस की वर्ब है विल बी रिफ्लेक्टेड, गवर्नेंस का मतलब होता है सरकार के कामकाज का तरीका या प्रशासन। कह रहे जी ऑन द वाइडर पॉलिटिकल कैनवस देयर अपीयर्स टू बी नो सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव टू इफेक्ट रिकंसिलिएशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज लॉक्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर। कह रहा है अगर लार्जर पॉलिटिकल कैनवस पे देखें, कैनवस का मतलब होता है तंबू या टेंट, इसको स्फीयर, डोमेन, रियान बोल सकते हैं। कह रहा है अगर सियासी तंबू को देखें बड़े वाले को, जिसमें सारे देश की पार्टियां आ गई, बड़े तंबू के नीचे सब के सब इकट्ठे हो जाएं। कह रहा है जी बड़े तंबू को देखें पॉलिटिकल पार्टियों के, तो दिखाई देता है कोई भी बड़ा इनिशिएटिव नहीं, कोई भी बड़ी पहल नहीं जो है इफेक्ट करने की या असर में लाने की एक आपसी रिकन्सिलिएशन को, आपसी झगड़े के समाधान को इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो फंस गई हैं, लॉक्ड हैं, मायर्ड हैं, स्टक हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में मणिपुर के अंदर। और दूसरा कौन सा कोई इनिशिएटिव नहीं है, एक तो इस चीज़ का नहीं है, एंड टू ब्रिंग अबाउट लास्टिंग पीस, ऐसा भी कोई इनिशिएटिव नहीं है कि जो ब्रिंग अबाउट कर सके, जर्मिनेट या जनरेट या एंजेंडर कर सके लॉन्ग लास्टिंग पीस को, लंबे वक्त तक बनने वाली शांति को। तो ये चीज़ भी आपको देखनी होगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी झगड़े को सुलझाने की बात अभी तक ठीक से नहीं कर रही है। अपीयर्स की वर्ब है, अपीयर्स वर्ब है, सब्जेक्ट है टू बी इन्फिनेटिव है, सिंगुलर वर्ब लेकर के बैठा है ना। सॉरी, अपीयर्स की जो सब्जेक्ट है वो है इनिशिएटिव। कभी कभी जब आप थोड़े से बीमार होते हैं ना, दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता, और अब मैं क्या बोलते बोलते थक गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह गया। इनिशिएटिव की वर्ब है अपीयर्स, ठीक है, देयर अपीयर्स टू बी नो इनिशिएटिव। रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है जी आपसी झगड़े का समाधान, इसको आयरनिंग आउट भी बोलते हैं, एड्रेसल भी बोलते हैं, है ना, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। सेटलमेंट बोल सकते हैं, ब्रिंग अबाउट करना, किसी चीज़ को पैदा करना है, लेकर के आना। कह रहे जी मीन वाइल इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द अथॉरिटीज़ इफ पुलिस केसेज आर यूज टू साइलेंस फैक्ट फाइंडिंग इनिशिएटिव्स ऑफ सिविल सोसाइटी। कह रहा है इसी बीच ये बुरे प्रकाश में दिखाता है, रिफ्लेक्ट पुअरली करता है, रिफ्लेक्ट पुअरली ऑन समबडी यानी किसी को बुरे प्रकाश में दिखाना, गलत निगाह से दिखाना है ना, गलत तरीके से। कह रहा है जी ये बैड लाइट में दिखाता है हमारी अथॉरिटीज़ को, हमारी सरकारों को, कि अगर पुलिस केसेस को यूज़ किया जाए, इस्तेमाल किया जाए गला घोटने के लिए, सच को खोद निकालने वाले इनिशिएटिव्स का या नए कदमों का सभ्य समाज के द्वारा, समाज की सिविल सोसाइटी के द्वारा, तो गलत निगाह में दिखाता है जो है प्रशासन को, जब भी प्रशासन ऐसे तानाशाही स्टेप्स को लेती है। इट की वर्ब है रिफ्लेक्ट्स पुअरली। रिफ्लेक्ट पुअरली एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू शो समवन इन बैड लाइट। केसेस की वर्ब है आर यूज्ड पैसिव वॉइस में। रैप अप करेंगे सेशन को, आ जाओ अपने क्विज पे, क्वेश्चंस को देखेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट रोल डज द एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया प्ले एंड व्हाई वाज देयर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सेंट टू मणिपुर। अगर पैसेज का कॉन्टेक्स्ट देखें तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को क्या हुआ था जो इनको रात को सपना आया और ये सुबह अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मणिपुर में भेज दिए। देसी भाषा में पूछ रहा हूँ आपसे मैं, क्या हुआ ऐसा, कौन सी घटना हुई, क्या ऐसा मोटिवेशन था कि मणिपुर में वायलेंस के बीच में इनको एक टीम भेजनी पड़ी। 4 ऑप्शंस आपके पास है,
ट्रांसलेट करो इनको अपनी लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में या जिसमें भी, मीनिंग निकालो। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाना चाहते थे, इंडियन आर्मी का सामना करना चाहते थे, इनका कोई रोल नहीं था सिचुएशन में, तो घूमने गए थे, है ना, ये ऐसे ही बिना पूछे चले गए थे। ये जो है जर्नलिस्ट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और मीडिया के एक तरफा रवैये को इन्वेस्टिगेट करने गए थे। या फिर ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वोट बटोरने गए थे, सपोर्ट करने गए थे स्टेट गवर्नमेंट का आने वाले चुनावों में। मेरे ख्याल से बहुत आसान है, एक भी बच्चे गलत नहीं होना चाहिए, और गलत हो जाए तो खुद ही अपना कान मरोड़ लेना। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है। ऐसे क्वेश्चन का गलत होने का मतलब है आपका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड पे आओ। कह रहा है जी स्पेसिस के हिसाब से प्राइमरी फोकस क्या था इस कमेटी का, जो कि इस रिपोर्ट को एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया। प्राइमरी फोकस क्या था? प्राइमरी के साथ में सेकेंडरी, सब सेकेंडरी, बहुत सारे फोकस आ गए होंगे। मेन फोकस बताना है आपको, थोड़ा मुश्किल है, मेंस लेवल का है, अपना दिमाग लगाओ। फर्स्ट कमेंट पे मैंने आंसर डाल दिया है, वहाँ से आंसर्स को मैच करना। प्ले अप टू फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है, मेरे ख्याल से सबको आ गई होगी अब तक। एनजेंडर वर्ड का सिनोनिम पूछा है, बहुत आसान है। ट्राई दो इसको, ट्राई दोगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कितना ईजिली आप इस वर्ड को जानते हैं। ठीक है, 4 आपके पास जो है ऑप्शंस हैं, थोड़ा मुश्किल बनाया मैंने, लेकिन जिसको ये वर्ड आता है उसके लिए बहुत आसान है। 5वां 6वां फिलर्स के ऊपर है। 5वें में और 6 में आपको करेक्ट वर्ड को यूज़ करना है। कंप्लेंट, कंप्लेन के बीच का डिफरेंस निकाल लेना और चेक कर लेना सिंगुलर लगाऊं कि प्लूरल लगाऊं, तो 5वें का आंसर निकाल लोगे। 6वें में प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन या डिट्रीमेंटल या प्लेइंग अप टू में से करेक्ट वर्ड का आपको इस्तेमाल करना है। 7वें 8वें में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेंगी आपको थर्ड कंडीशनल की वजह से, और दूसरी एरर आपको मिल सकती है इस लेट नाम की वर्ब की वजह से। मुलाकात लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। अंटिल देन साइनिंग आउट।